स्टार्ट कर दीजिए सर। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे इलोंगेशन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए थे, ये लगभग प्रूफ हो गया था, लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ था। इसमें क्या था, एक हमारे पास कॉनिकल बार था, मान लेते हैं इसका लेंथ L है। ठीक है, इसका वेट यहाँ पे W एक्ट कर रहा है, इसका अपना वेट, इसका अपना सेल्फ वेट जो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका इलोंगेशन निकालना है तो हम लोग एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे और उसका इलोंगेशन निकालेंगे, और उसका इलोंगेशन निकालने के बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे इसका ओवर द लेंथ। ठीक है, तो उससे हमारा इस बार का टोटल इलोंगेशन पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या किए, एक एलिमेंट कंसीडर कर लिए x डिस्टेंस पे, और इस एलिमेंट का लेंथ कितना है, dx। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इस एलिमेंट का, मान लेते हैं डायमीटर d है, तो एरिया कितना हो जाएगा एलिमेंट का, एलिमेंट का ये यहाँ पे कैसा सर्कुलर है, कॉनिकल है, मींस यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन होगा इसका कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर का एरिया क्या होता है, π/4, और डायमीटर डी है यहाँ का, इस एलिमेंट का हम डायमीटर डी मान के चले तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, π/4 d²। अब हम लोग निकालते हैं कि यहाँ पे इस एलिमेंट पे कितना लोड आ रहा है। ठीक है, इसका टोटल वेट तो बार का W है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इस एलिमेंट यहाँ पे जो है इस पर कितना वेट आ रहा है। ठीक है, तो इस पे कितना वेट आएगा, जितना पार्ट इसका नीचे है उतना वॉल्यूम के बराबर इसमें वेट आएगा। तो वॉल्यूम को कैसे रिलेट करते हैं वेट से, एक आता है टर्म स्पेसिफिक वेट। ये क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हमें वेट चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक वेट टाइम्स द वॉल्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोड एट द एलिमेंट, ये लोड जो एलिमेंट पे होगा वो क्या होगा, सेल्फ वेट बिलो द एलिमेंट। ठीक है, यानी एलिमेंट के नीचे जितना वेट होगा इस बार का उतना हो जाएगा लोड जो इस बार पे लग रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट टाइम्स वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम इस पोर्शन का, अगर हमें यहाँ पे वेट निकालना है तो हम लोग इस पोर्शन को कंसीडर करेंगे, और अगर इस एलिमेंट पे निकालना है तो इसके अंडर जितना पोर्शन है उतना का वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, टाइम्स द वॉल्यूम अंडर द एलिमेंट। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट को हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो ये कॉनिकल बार है, और कॉनिकल कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, अगर हम इसको r के टर्म में नहीं d के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू π/4 d²h। ठीक है, तो गामा टाइम्स, अब देखो यहाँ पे जो h का वैल्यू या l का वैल्यू होगा वो मेरा x होगा, क्योंकि हमें इतना का ही वॉल्यूम चाहिए। अगर इतना का वॉल्यूम निकालना रहता तो l हम लोग लेते, लेकिन हमें इतना का वॉल्यूम चाहिए इसलिए हम यहाँ पे x पुट करेंगे, 1/3 π/4 d²x। ये इतना हो गया मेरा लोड, एलिमेंट पे कितना लग रहा है। अगर हम लोड यहाँ पे निकालना चाहते तब हम लोग क्या करते,
गामा टाइम्स क्या कर देते, यहाँ पे π/4 d² L करते, तो यहाँ का वेट दे देता। यहाँ पे सेल्फ वेट है, तो ये वेट क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे वैरी कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्रीवियस क्लास मेरा कोई छोड़ा तो उसको फिर दिक्कत होगा समझने में थोड़ा। आ रहा है सर। ठीक है, क्योंकि एक से पहले भी हम एक प्रूफ करवाए थे रेक्टेंगुलर बार का, सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करें। यहाँ पे केवल क्या और कुछ नहीं चेंज, केवल वॉल्यूम का फॉर्मूला चेंज होता है। यहाँ पे कॉनिकल बार है, वहां पे मेरा रेक्टेंगुलर बार है। ठीक है, तो गामा टाइम्स ये हो गया मेरा लोड। अब लोड पता चल गया, एरिया पता चल गया, तो हम इलोंगेशन निकाल सकते हैं इस एलिमेंट का। अरे भाई म्यूट करो ना। इलोंगेशन ऑफ एलिमेंट, और इलोंगेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इलोंगेशन निकालने का फॉर्मूला होता है पी डी एक्स अपॉन सॉरी पी एल अपॉन ए ई। तो ये पी क्या है, लोड है। लोड यहाँ पे कितना आ रहा है, ये गामा इंटू 1/3 π/4 d² x। लेंथ कितना है, तो लेंथ चूंकि हम एलिमेंट का इलोंगेशन निकाले, तो एलिमेंट का इलोंगेशन का लेंथ लेंगे, तो ये कितना है, dx है। ये हो गया एलिमेंट का लेंथ अपॉन एरिया ऑफ द एलिमेंट। एरिया ऑफ एलिमेंट कितना होगा, π/4 d²। ठीक है, और ई यंग्स मॉडुलस मेरा ये बाद का ई होगा। ठीक है, कोई भी मटेरियल का बना होगा तो उसका यंग्स मॉडुलस होगा। तो अब देखो यहाँ पे π/4 d² कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या बच जा रहा है, गामा x dx अपॉन ई। ठीक है, ये हो गया मेरा एलिमेंट का इलोंगेशन। तो लेकिन हमें पूरा बार का चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम 0 to L इंटीग्रेट कर देंगे। सर 1/3 यहाँ पे 3 हो जाए, तो टोटल इलोंगेशन कितना हो जाएगा, टोटल इलोंगेशन विल बी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to L गामा x dx अपॉन 3e। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा अपॉन 3 तो मेरा कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x²/2, कहां से कहां तक, 0 से L तक। तो ये हो जाएगा मेरा गामा L² अपॉन 6e। ठीक है, ये हो गया मेरा इलोंगेशन। तो कॉनिकल बार रेक्टेंगल बार का कितना आया था, ये गामा L² अपॉन 2e आया था। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है गामा L²/6e। क्लियर आ रहा है अभी क्वालिटी? यस सर। सर वो जो कल एक क्वेश्चन बताए थे ना रेजिलियंस वाला, हाँ, वो रेजिलियंस ही होगा। तो वो स्टेटमेंट गलत दे दिया था, उसको लिखना चाहिए वहां पे अंडर इलास्टिक लिमिट। यस सर। तो क्योंकि अंडर इलास्टिक लिमिट ही रेजिलियंस डिफाइन होता है। 20 में 20 आया था सर। तो वो तो रॉन्ग हो गया ना। यस सर। नहीं तो फिर दूसरा बच्चा वो सबमिट कर चुका था तो बोला कि वो रॉन्ग है, तो हम लोग चेंज कर लिए थे। अच्छा, नहीं वो स्टेटमेंट ही पूरा लिखा था, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। यस सर। हो गया नोट? यस सर। तो देखो हम लोग लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ एक कंपैरिजन करते हैं। इलोंगेशन ऑफ
rectangular bar due to self weight is 3 सर times क्या चीज रेड से सर थोड़ा धुंधला धुंधला लिखता है। रेड से क्लियर नहीं दिख रहा है? नहीं सर आप तो क्लियर है सर। Elongation of rectangular bar due to self weight is 3 times more than the conical bar due to self weight. ठीक है, तो क्योंकि हम लोग अभी दिखाए रेक्टेंगुलर बार का हम लोग क्या निकाले थे, गामा एल स्क्वायर बाय 2e, और यहाँ पे आ रहा है गामा एल स्क्वायर बाय 6e। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉनिकल बार का 3 टाइम्स कर दो तो ये बन जाएगा इसके बराबर। यस सर। उसको पढ़िएगा एक बार। लिखा है ना सर, उसको पढ़िएगा एक बार। ये जो लिखा हुआ है सो आवाज नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, ये स्टेटमेंट पढ़ना है जो लिखे हैं सो। सर वो बोल रहा है रेड से जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए। देखो इलोंगेशन ऑफ रेक्टेंगुलर बार, रेक्टेंगुलर या प्रिज्मेटिक बार जो हम पहले क्लास में करवाए थे, इसका इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज 3 टाइम्स मोर देन द कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, अब हम लोग कुछ इस टॉपिक में क्या था, 2 प्रूफ था, यही 2 प्रूफ आता है या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इससे न्यूमेरिकल का बहुत कम आता है। अब हम लोग जो इलास्टिक कांस्टेंट ज्यादा पढ़े हैं, 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स, उस पे कुछ प्रॉब्लम्स है, वो कर लो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रेन एनर्जी में इंटर करेंगे। देखो क्वेश्चन, a bar of 20 mm diameter is tested in tension. It is observed that अच्छा क्वेश्चन को बोल दे रहे हैं, उससे लिख लो, ठीक है। A bar of 20 mm diameter is tested in tension. It is observed that when a load of 37.7 kilonewton, ठीक है, 37.7 kilonewton is applied, the extension measured over a gauge length of 200 mm, over a gauge length of 200 mm is 0.12 mm. The extension measured over the length of
over a gauge length of 200 mm is 0.12 mm and contraction in diameter is 0.0036 mm. Is 0.0036 mm. Okay, find the Poisson's ratio and elastic constants. Find the Poisson's ratio mu and elastic constants means K, E and G. क्या क्वेश्चन नोट हो गया? यस सर। देखो सारा डाटा यहाँ लिखा हुआ है। तो दिया हुआ कि जब हम लोग 37.7 किलो न्यूटन का लोड लगाते हैं बार में 20 mm डायमीटर का बार है और लेंथ 200 mm है, तो उसमें जो एक्सटेंशन होता है वो दे दिया है कि 0.12 mm का एक्सटेंशन होगा और जो डायमीटर में कॉन्ट्रैक्शन होगा वो 0.0036 mm होगा। मतलब कि अगर ये मेरे पास एक बार है तो जब हम इतना टेंशन टेस्ट फोर्स लगाएंगे P का तो क्या होगा, इसका डायमीटर छोटा होगा और लेंथ बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है डेल्टा एल, ठीक है, और ये जो ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, उसी तरह से ये मेरा डायमीटर है, ठीक है, जो कि दिया हुआ है 20 mm। तो जब हम लोड लगाए तो देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डायमीटर मेरा रिड्यूस हो रहा है, तो इसी के बारे में बोल रहा है कि कितना डायमीटर रिड्यूस हो रहा है, 0.0036 mm। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइजन्स रेशियो निकालने बोल रहा है। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो हमारा होता है क्या, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो ये डिफाइन होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, और साथ में यहाँ पे माइनस साइन होता है। यस। अब देखो लेटरल, पहले हम लोग लेटरल स्ट्रेन निकालते हैं फिर लीनियर स्ट्रेन निकालेंगे, उन दोनों का रेशियो कर देंगे तो हमें म्यू का वैल्यू पता चल जाएगा। तो अब देखो लेटरल स्ट्रेन कैसे निकलेगा। देखो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन है तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होगा, लेकिन लेटरल डायरेक्शन यहाँ पे देखो लीनियर है मेरा लेंथ और लेटरल है डायमीटर। ठीक है, लेटरल मींस परपेंडिकुलर, तो लीनियर डायमेंशन मेरा यहाँ पे लेंथ हो गया और परपेंडिकुलर में हो गया मेरा लेटरल डायमेंशन। तो लेटरल डायमेंशन कौन सा है, डायमीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेफिनेशन इसका, चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया। ठीक है, अब हमारा चेंज इन डायमीटर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 0.0036 अपॉन ओरिजिनल डाया यहाँ पे देखो दिया हुआ 20 mm। और चूंकि ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लेके चले। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है, इसका वैल्यू बताओ कितना होता है। देखो इसका वैल्यू आएगा 0.0018। ठीक है, ये हमारा लेटरल स्ट्रेन होगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ देखो यहाँ पे दिया हुआ 0.12, ये यहाँ पे माइनस होगा, 0.12 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ 200 mm। इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0006। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो कैसे निकल जाएगा, अब यहाँ पे रेशियो दोनों का पुट कर दो, तो देखो यहाँ पे पहले से माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है मेरा वैल्यू -0.00018।
डिवाइडेड बाय 0.0006। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू देखो 0.3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें Yes, किसी sir. को प्रॉब्लम है तो बताओ। ये सारा कंसेप्ट दिया हुआ पहले से ही, हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। पॉइजन रेशियो का डेफिनेशन होता है लेटरल अपॉन लीनियर। ठीक है, और लेटरल क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मेरा लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब म्यू का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है कि जी और ई का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ई निकालते हैं। तो चलो देखो, अब हम लोग पहले ही बता चुके हैं, ये सारा जो डिफिनेशन होता है, ये सारा इलास्टिक कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। म्यू को भी इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं, के ई एंड जे, ये सारा 4 इलास्टिक कांस्टेंट है। और इलास्टिक कांस्टेंट है मींस ये अप टू द इलास्टिक लिमिट ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अप टू द इलास्टिक लिमिट। ठीक, तो ये जो भी डाटा दिया हुआ है ये अप टू द इलास्टिक लिमिट दिया हुआ है, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अगर हम देखें तो ये डाटा जो दिया हुआ है ये यहां तक का ही दिया हुआ है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक का, तो यहाँ तक का ही डाटा ये सारा दिया हुआ, क्योंकि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अप टू द इलास्टिक लिमिट ही पढ़ते हैं, इससे आगे नहीं जाते हैं। तो ये सारा डाटा दिया हुआ है इलास्टिक लिमिट तक, मींस लोड हम इलास्टिक लिमिट तक कितना लगा रहे हैं 37.7 तक, और इलोंगेशन कितना होगा 0.12 mm। अब देखो इलोंगेशन बार का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इलोंगेशन ऑफ बार का, इलोंगेशन ऑफ बार का फॉर्मूला होता है PL/EP। ठीक है, यहां से देखो इलोंगेशन दे दिया हमें, कितना दिया 0.12 mm, लोड दे दिया है 37.7 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ दे दिया है 200 mm, एरिया दे दिया है π/4 इंटू d² इंटू ई। तो यहां से ई का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ई का वैल्यू यहां से आ जाएगा इतना, ई का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है तो पूछो कहीं पे, ये सिंपल फॉर्मूला सब यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्लियर है, कोई किसी को कुछ दिक्कत हो जाए तो पूछो। चलो, तो ई का वैल्यू पता चल गया, म्यू का वैल्यू पता चल गया, अब हमें रिमेनिंग पता करना है के और जी का। तो के और जी का, अगर ई का वैल्यू और म्यू का वैल्यू पता हो तो के और जी का हम रिलेशन यूज कर देंगे, उससे पता चल जाएगा। तो पहला रिलेशन देखो क्या है, E इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, और दूसरा रिलेशन हमारे पास है E इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो म्यू का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ से जी का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो निकाल लो जी का वैल्यू कितना आएगा, जी
सर जी का वैल्यू दिया हुआ था कि निकाले हैं? किसका वैल्यू? जी का। जी का यस सर। का निकालना है। देखो ई निकालनी है हम लोग, ई का वैल्यू पता चल गया, म्यू का वैल्यू पता चल गया, इस रिलेशन में पुट कर दो, यस जी सर। का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और इस रिलेशन में पुट कर दोगे तो के का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी। देखो ये क्या होता है, अगर हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एक तरह का वर्क डन होता है। ठीक है, अगर हम इस बॉडी में फोर्स लगाएं तो इस बॉडी में क्या होगा, देखो धीरे धीरे क्या होगा, इंटरनल, ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इसके कारण से एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, जिसे हम लोग पर यूनिट एरिया जो डिफाइन करते हैं तो उसे हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। तो जब हम लोग बाहर से फोर्स लगाए तो इसके अंदर मेरा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ, और उसे देखने के लिए हम लोग इसको सेक्शन में ब्रेक कर दिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम पी लोड लगा रहे हैं तो यहाँ पे मेरा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम पी फोर्स लगा रहे हैं तो इस मटेरियल में भी इस डायरेक्शन में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। इसे लेट हम मानते हैं आर से। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स पी का लगा रहे हैं तो मान लेते हैं कि हमारा आर मैग्नीट्यूड का इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है। ठीक, अब देखो जैसे जैसे ये फोर्स, अब इस जो ये जो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स आ रहा है इसकी वजह से बॉडी क्या होगा, इलोंगेट होगा। ठीक है, ये पार्ट इलोंगेट होगा, मींस इसका इलोंगेशन होगा, स्ट्रेन आएगा इसमें। ठीक है, ऐसे हम लोग स्ट्रेन फाइंड आउट करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ, उस इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स के कारण स्ट्रेस आया, स्ट्रेस के कारण मेरा स्ट्रेन आया। ठीक है, चेंज इन लेंथ हुआ। ठीक है, और जो उसका डायमेंशन है उसमें चेंजेस आ रहा है। तो जब हम लोग फोर्स मैग्नीट्यूड आर का इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, सम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन आ जा रहा है। ठीक है, अब जब भी फोर्स आएगा और उसके कारण डिफॉर्मेशन हो रहा है तो क्या आएगा, वर्क होगा। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा फोर्स लग रहा है, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स आर जो आ रहा है, और जब ये हमारा इलोंगेशन हो रहा है उस मटेरियल में तो उसके कारण क्या आ जाएगा, उसमें वर्क डन होगा, और वो वर्क जो वो जो एनर्जी आएगा वो ये मटेरियल स्टोर कर लेगा अपने अंदर।
ठीक है, वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा। उस पर जैसे हम ये लोड बाहर से छोड़ देंगे, ये वापस अपने शेप में आ जाता है। तो वापस अपने शेप में आने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी ये वापस रिलीज कर देता है। यानी जब ये बॉडी पुल हो रहा है या जब ये बॉडी में स्ट्रेन आ रहा है, तो ये क्या किया, अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, इतना अमाउंट का एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, और जब हम ये लोड को हटा दिए तो वो वापस अपने शेप में आ जा रहा है। वापस अपने शेप में किस वजह से आ रहा है, उस स्ट्रेन एनर्जी के कारण। उसके अंदर जो एनर्जी है वो उसको वापस ले आ रहा है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो एनर्जी हुआ, क्योंकि ये एनर्जी किस वजह से आया, मेरा इस मटेरियल का में स्ट्रेन आने से। ठीक है, इस मटेरियल का स्ट्रेनिंग हुआ, इस वजह से इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। ये अपना अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद जब ये लोड हम हटा दिए तो वो एनर्जी वापस इसको अपने शेप में ले आया। तो इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि ये स्ट्रेनिंग होने की वजह से आ रहा है। मटेरियल का स्ट्रेनिंग हो रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेनिंग एनर्जी। अब देखो, एक हो गया स्ट्रेनिंग एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी, दूसरा हो गया जो हम लोग बाहर से फोर्स लगा रहे हैं। तो जो बाहर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो हम अगर किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसके कारण क्या होगा, उसमें हम लोग वर्क डन करेंगे। ठीक है, ये वर्क डन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वर्क डन, एक वर्क डन हम लोग कर रहे हैं जो हम लोग बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, और उसकी वजह से अंदर एक एनर्जी डेवलप हो रहा है। क्यों, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स के कारण और जो स्ट्रेन हो रहा है इसमें, वो दोनों का प्रोडक्ट एक एनर्जी जनरेट कर रहा है। वो एनर्जी ये मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसको जब हम लोग रिलीज कर रहे हैं लोड को, तो वो वापस वो अपने शेप में आ जा रहा है। तो एक एनर्जी हो गया जो वो अपने इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स के कारण डेवलप कर रहा है, तो वो हो गया स्ट्रेन एनर्जी। दूसरा हो गया जो हम लोग बाहर से इसको पुल कर रहे हैं, तो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन हो गया। तो यहाँ पे दो टर्म है, स्ट्रेन एनर्जी और वर्क डन। इन दोनों को हम लोग रिलेट करेंगे और देखेंगे क्या क्या इक्वेशंस बन सकता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लिखो स्ट्रेन एनर्जी का। लिखो, स्ट्रेन एनर्जी के बारे में लिखो। When the external forces are applied on the body, when the external forces are applied on the body, the resisting forces starts developing. The resisting forces starts developing gradually. ठीक है, the resisting forces साउंड नहीं जा रहा है क्या क्लियर? साउंड क्लियर है सर। ठीक है, लिखो the resisting forces starts developing gradually and it develops fully when deformation is fully developed. सर ग्रेजुअली के बाद Gradually and it develops fully when deformation is fully developed. When deformation is fully developed, as the resisting forces moves with deformation, the work is done by it. This work done is stored as energy. This work done is stored as energy. When the external force is removed, this stored energy
springs back the material to its original position. This energy 2/8 के बाद सर to its original position. यस आगे सर लिखो this energy stored in the body due to a straining of body. This energy stored in body due to a straining of body is called a strain energy. तो देखो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि when an external force is applied on a body, एक हमारे पास बॉडी है, जब इसमें हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा और वो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स ग्रेजुअली डेवलप होगा। इसका मतलब समझो कि जब हम लोग लोड इसमें 0 लगाएंगे तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स डेवलप नहीं होगा, ठीक है, और जब हम यहाँ पे लोड हम 1 का लगाएंगे तो यहाँ पे भी जो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स होगा वो 1 का डेवलप होगा, ठीक है, फिर जब हम लोड 2 का लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 न्यूटन का डेवलप होगा, फिर 3 का 3 न्यूटन। तो इलास्टिक लिमिट तक क्या है, ये रेंज फॉलो करेगा, क्योंकि इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट तक ये रेंज फॉलो वहां पे करेगा, ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअली डेवलप होना, मतलब रेसिस्टिंग फोर्स धीरे धीरे डेवलप होगा, ठीक है, और जब ये लोड मेरा मैक्सिमम होगा उस वक्त जो रेसिस्टिंग फोर्स यहाँ पे आएगा वो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो ये जो डिफॉर्मेशन होगा, ये जो रेसिस्टिंग फोर्स आ रहा है यहाँ पे जो रेसिस्टिंग फोर्स आएगा ये क्या है, डिफॉर्मेशन के साथ मूव करेगा, क्योंकि अभी डिफॉर्मेशन मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे ओरिजिनली फोर्स यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे चला गया, तो ये क्या होगा, फोर्स मूव कर रहा है, पहले रेसिस्टिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा था, इस मटेरियल में डिफॉर्मेशन हुआ तो रेसिस्टिंग फोर्स अब यहाँ पे आ रहा है, तो ये डिफॉर्मेशन कितना हुआ, डेल्टा का, ठीक है, तो ये जो डेल्टा का डिफॉर्मेशन होगा इसकी वजह से इसमें वर्क डन हो रहा है, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द वर्क, तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है और यही जो वर्क है वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है इस मटेरियल में, ठीक है, और जब हम इस फोर्स को हटा दे रहे हैं इस लोड को, तो वो जो वर्क है, वो जो एनर्जी है, इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ले आ रहा है, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो अब देखो जो इंटरनल फोर्स मेरा वर्क कर रहा है जिसे हम लोग स्ट्रेन एनर्जी बोल रहे हैं, और जो हम बाहर से वर्क करवा रहे हैं, जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, इसके बीच क्या रिलेशन है, हम लोग ये प्रूव करते हैं। तो देखो हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कि रेसिस्टिंग फोर्स का डिफॉर्मेशन के साथ कैसे रिलेशन हो रहा है। इधर मेरा रेसिस्टिंग फोर्स होगा और इस साइड हम डिफॉर्मेशन, तो अभी बताएं कि जैसे जैसे डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, जब डिफॉर्मेशन 0 होगा, डिफॉर्मेशन कब 0 होगा, जब लोड उस पे 0 लगेगा, 0 लोड लगेगा, डिफॉर्मेशन 0 होगा, उस वक्त रेसिस्टिंग फोर्स मेरा 0 होगा, और जैसे जैसे मेरा लोड बढ़ते जाएगा, डिफॉर्मेशन बढ़ते जाएगा और रेसिस्टिंग फोर्स भी बढ़ते जाएगा, तो इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है, जैसे जैसे हम डिफॉर्मेशन बढ़ाएंगे मेरा रेसिस्टिंग फोर्स भी बढ़ेगा और फिर वर्क डन बढ़ेगा, तो इस तरह से देखो एक एरिया मिल रहा है यहाँ पे, ये जो एरिया हमें मिल रहा है यही हमें देगा स्ट्रेन एनर्जी का, ठीक है, ये एरिया
जो हम लोग बाहर से फोर्स लगा रहे हैं वो हमारे इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि जैसे ही ये एक्सीड कर जाएगा मेरा मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कब तक कंसीडर कर रहे हैं, R इक्वल टू P तक, कि बाहर से जो हम लोड लगा रहे हैं वो हमारा इंटरनल फोर्स के बराबर। तो लिखो कंसीडर a bar of length L, area A, subjected to load P. Let the resistance developed is R. ठीक है, तो हम क्या किए, एक बार कंसीडर कर लिए जिसका लेंथ L है, एरिया A है, और उसमें हम P लोड लगा रहे हैं। ठीक है, और जब P लोड लगा रहे हैं तो उसमें जो रेसिस्टेंस फोर्स डेवलप हो रहा है, इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, R है। अब देखो, जब डिफॉर्मेशन 0 होगा, when deformation is 0, R will be 0। ठीक है, जब डिफॉर्मेशन यहाँ पे 0 है, मेरा इंटरनल जो रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा वो 0 होगा। ठीक है, और जब हम लोग डिफॉर्मेशन डेल्टा अमाउंट का डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, क्योंकि हमारा स्ट्रेन क्या डिफाइन होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हम यहाँ से डिफॉर्मेशन निकाल लिया डेल्टा इक्वल टू E इनटू L। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या किया, डिफॉर्मेशन जब डेल्टा है मींस E इनटू L का, तो तब रेसिस्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, ये टोटल P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो therefore work done by resisting force, ये हमारा रेसिस्टिंग फोर्स कितना वर्क डन करेगा, ये क्या होगा, एवरेज रेसिस्टेंस टाइम्स द डिफॉर्मेशन। ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि हम जब लोड हम 0 अप्लाई किए तो डिफॉर्मेशन 0 था, रेसिस्टेंस 0 था, और जब हम लोड P अप्लाई किए तो उस वक्त क्या था, रेसिस्टेंस मेरा R इक्वल टू P हो गया। तो ये देखो यहाँ पे वेरिएशन लीनियर है, तो इसको काउंट करने के लिए हमें एवरेज रेसिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट पीक रेसिस्टेंस R डेवलप यहाँ पे नहीं होगा। रेसिस्टेंस जो है वो पहले 0 था, इससे इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कुछ वैल्यू पे गया, उसके बाद ये मैक्सिमम वैल्यू पे अपना पहुंचा। तो जब ऐसा केसेस आता है तो हम लोग उसको काउंटर करने के लिए एवरेज लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट पीक R रेसिस्टेंस डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट अगर डेवलप होता तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट R पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू, ये दोनों को का एवरेज देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमें दे देगा वर्क डन बाय रेसिस्टिंग फोर्स। तो ये क्या होगा, 0 प्लस P अपॉन 2 इनटू डेल्टा, हमारा डिफॉर्मेशन कितना है, डेल्टा है। ठीक है, और एवरेज रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 प्लस P बाय 2। अब देखो यहाँ पे हम लोग डेल्टा को पुट कर सकते हैं 0, यहाँ पे ये हो जाएगा P बाय 2 इंटू डेल्टा इक्वल टू क्या है, E इंटू L। ठीक है, तो P बाय 2 इंटू EL। अब देखो लोड क्या होता है, ये P क्या है, मेरा लोड है, और लोड होता है स्ट्रेस, देखो क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से लोड क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स E। अब देखो, अगर एक मेरे पास कोई बार है, अगर इसका एरिया दिया हुआ A और इसका लेंथ L है, तो एरिया इंटू लेंथ का प्रोडक्ट क्या होगा,
इसका वॉल्यूम बता देगा, तो सिग्मा E/2 इंटू V, ठीक है। और V इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम होगा, दिस इज इक्वल टू A इंटू L। किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछो, यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा हो कोई पॉइंट? एरिया नहीं है ना सर, वो सर ग्राफ वो एक्स एक्सिस पे दिया ना एरिया, तो सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ बताओ, बहुत आवाज आ रही है सर? एक्सटर्नल साउंड क्या आ रहा है? बोलो, क्या बोल रहे थे? पूछो, क्या पूछ रहे थे? आगे बताइए सर। ठीक है, जब साउंड क्लियर आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेन एनर्जी क्या हो गया मेरा, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ इंटू सिग्मा, क्या है मेरा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, देखो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो स्ट्रेन एनर्जी का ये हमारा फॉर्मूला हो गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। सर इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। जूल। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा मॉडिफाई और करते हैं तो क्या होगा, देखो सिग्मा और ई के बीच का रिलेशन होता है सिग्मा इक्वल टू स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस, ये रिलेशन होता है। ठीक है, यहां से क्या करो, ई को रिप्लेस कर दो, सिग्मा इंटू ई के बदले लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन ई इंटू बी बाय 2। ठीक है, तो यहां से एक और फॉर्मूला आ जाएगा स्ट्रेन एनर्जी का, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू बी। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछो। कोई दिक्कत नहीं है देखो सर। ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब देखो यहाँ पे रेजिलियंस डिफाइन करना है। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो गया कि जब हम किसी बॉडी को स्ट्रेन करेंगे, उसे फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन होगा, उस डिफॉर्मेशन के कारण उसके अंदर एनर्जी वर्क डन होगा, और वो वर्क डन जो होता है वो हमारा स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू v। चलो ठीक है, फिर आगे देखो हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे, आज का क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो स्ट्रेन एनर्जी है, जब हम लोड को ग्रेजुअली अप्लाई करेंगे, देखो 3 केस आता है, एक आता है ग्रेजुअली, जब हम लोड को धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड केस आ जाएगा, इसमें हम लोग लोड को सडनली अप्लाई करेंगे, और तीसरा आएगा इम्पैक्ट लोड। ठीक है, जब हम लोड का क्लासिफिकेशन किए थे उस टाइम एक सेक्शन क्लासिफिकेशन में हम करवा रहे थे टाइम बेसिस पे, क्रॉस सेक्शन बेसिस पे और डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पे। तो
क्रॉस सेक्शन बेसिस पे हम लोग सारा लोड देख लिए, कौन कौन सा लोड होता है। अब हम लोग टाइम बेसिस पे जो लोड देखे थे स्टैटिक और डायनेमिक लोड, वो दो यहाँ पे आएगा। डायनेमिक नहीं आएगा, यहाँ पे स्टैटिक पढ़ना है सिर्फ हमें, डायनेमिक यहाँ पे नहीं पढ़ना। तो स्टैटिक में 3 तरह का लोड होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड, सडनली और इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये तीनों केस में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी कितना आ रहा है और हमारे पास रिलेशन क्या आता है। ठीक है, स्ट्रेस कितना आएगा, हर एक केसेस में स्ट्रेस कितना आ रहा है वो लोग देखेंगे। सर और हल्का टाइम दीजिए सर, नहीं तो नहीं खत्म होगा सिलेबस। अभी तो तुम लोग का क्लास नहीं है क्या कोई? सर अभी तो हम लोग का क्लास नहीं है,